पल्मोनरी एम्बोलिज्म पार्ट 2। इसके अंदर हम मैनेजमेंट देखेंगे एंटीकोएगुलेंट्स। सबसे पहले हम एंटीकोएगुलेंट देंगे। क्या देंगे? एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट क्यों देंगे? क्योंकि जो वेन्स हैं, वेन के अंदर जो ब्लड है और ये ब्लड क्या हो गया है? थिक हो गया है। और ब्लड थिक हो गया मतलब कि ये क्लॉट ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लॉट हो रहा है। और क्लॉट को रोकने के लिए हम क्या एजेंट देते हैं? एंटीकोएगुलेंट, ताकि ब्लड क्या हो जाए? पतला हो जाए, थिन हो जाए, राइट। और क्लॉटिंग फैक्टर कम एक्टिवेटेड रहे और क्लॉट ना हो पाए। तो ब्लड के क्लॉटिंग को रोकने के लिए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकने के लिए, ठीक है, एम्बोलाइक ना बने उसके लिए, ब्लड को पतला करने के लिए, कोएगुलेशन ना हो उसके लिए हम क्या देंगे? एंटीकोएगुलेंट, राइट। तो एंटीकोएगुलेंट देने से ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा और ये एम्बोलस लंग्स के अंदर नहीं जाएंगे। तो इसके लिए दो बेसिक मेडिसिन चलती हैं। पहला तो है हिपेरिन, राइट। और ये इंजेक्टेबल रहता है और इंटरनेशनल यूनिट के अंदर इसकी इकाई रहती है। इंटरनेशनल यूनिट जिस तरह से हम इंसुलिन लगाते हैं, ठीक है, वैसे इसी का भी इंटरनेशनल यूनिट इकाई रहती है। नीडल के द्वारा डिलीवर किया जाता है ये। और दूसरा रहता है वारफेरिन, राइट, वारफेरिन, हिपेरिन एंड वारफेरिन। और ये टेबलेट फॉर्म में होता है, ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है। ये क्या करते हैं? क्लॉट को बनने से प्रिवेंट करेंगे, राइट। जिन लोगों का ब्लड जो है मोटा रहता है और स्पेशली हाइपरटेंशन और कार्डियक डिजीज के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उन तरह की चीज़ों में ये वारफेरिन्स वगैरह चलते हैं क्योंकि ब्लड को पतला करना होता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये दोनों क्या है? क्लॉटिंग को रोकते हैं और उस कारण से ब्लड पतला हो जाता है। तो यदि ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाए और एंटीकोएगुलेंट किसी के चलते हों यदि लंबे समय तक, तो साइड इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग, गम हो सकता है। गम के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम, राइट। गम कहाँ पे? ओरल कैविटी के अंदर, जिसके अंदर टूथ सिचुएटेड रहते हैं। तो गम के अंदर जो कैपिलरीज रहती है वो बहुत ही पतली रहती हैं और यदि ब्लड पतला हो गया तो उन कैपिलरीज में से ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जिन लोगों को वारफेरिन और हेपेरिन चलता है उनको इंजरी ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इंजरी हुई तो अनकंट्रोल्ड मैनर में ब्लीडिंग होती रहेगी, क्योंकि कोएगुलेशन नहीं होने देते ये दोनों एजेंट, राइट। आगे बढ़ेंगे। क्लॉट डिजोल्व थ्रोम्बोलाइटिक्स, मतलब कि क्लॉट को डिजोल्व करने वाले एजेंट भी हम देते हैं। क्लॉट डिजोल्व थ्रोम्बोलाइटिक्स, जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक कहते हैं। बना हुआ जो क्लॉट है, राइट, बना हुआ जो क्लॉट है उसको डिजोल्व कर देना। फर्स्ट जो है वो तो क्या था? क्लॉट बनने ही ना देना। लेकिन जो क्लॉट अभी बन चुका है उसको तोड़ना, उसका लाइसिस करना, उस तरह के एजेंट को हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, ओके। और ये क्या करेंगे? ये एजेंट क्या करेंगे? क्लॉट को डिजोल्व करेंगे, तोड़ेंगे, राइट। तो ये दो तरह की मेडिसिन्स इसमें चलती हैं। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए? तो सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट रहता है एम्बोलेक्टोमी, राइट, एम्बोलेक्टोमी। अब एम्बोलेक्टोमी क्या है? तो रिमूविंग द एम्बोलस, इट इज कॉल्ड एम्बोलेक्टोमी। मीन्स ब्लड के अंदर जो क्लॉट बन गया है, जो थ्रोम्बस बन गया है, उसको रिमूव करना क्या कहलाएगा? एम्बोलेक्टोमी। और ये किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा इस प्रोसीजर को समझना पड़ेगा आपको, राइट। क्योंकि इस प्रोसीजर के अंदर सर्जरी तो की जाती है लेकिन ये एक तरह से ट्रांस ल्यूमिनल प्रोसीजर है, राइट। कैसे? जैसे कि ये ब्लड वेसल है। एक हम डायग्राम बनाएंगे समझने के लिए। ये है लेग, ठीक है, ये एब्डोमेन हो गया और ये दोनों हो गए लेग हो गए, राइट। अब लेग को थोड़ा और नीचे बनाएंगे तो ये इस तरह से ये इसके फिट हो गए और ये पैर हो गए, क्लियर। अब यहाँ से जो वेन्स जाती है ऊपर की तरफ, जो वेन्स ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे जो बड़ी वेन रहती है इसको हम कहते हैं फीमोरल वेन, ओके। और फीमोरल वेन के थ्रू
हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं और जहाँ पे भी एम्बोलस है उसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, राइट, उसको कैच करके रिमूव करते हैं। तो इसके अंदर एक स्मॉल कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, फाइन कैथेटर जो कि फ्लेक्सिबल रहता है। ये कैथेटर अंदर जाता है। एंजियोग्राफी जिसको बोलते हैं हम, किसी भी ट्यूब के अंदर, ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स के अंदर यदि हम कैथेटर डाल के कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं, राइट। तो एंजियोग्राफी जांच यदि हम कर रहे हैं तो एंजियोग्राफी, और यदि उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एंजियोप्लास्टी। तो हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये वेन है, वेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कैथेटर हमने क्या किया, इंसर्ट किया, और ये कैथेटर फीमोरल वेन से ये कैथेटर अंदर गया। एक सेकंड में इंक इसकी चेंज कर ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा इंफीरियर वीना केवा की ब्रांच हो गई, और ये हमने इंसर्ट किया कैथेटर, राइट। और हमारा जो एम्बोलस है वो यहाँ पे है, ये है एम्बोलस। अब इसको रिमूव करना है। और कैथेटर के द्वारा क्या होगा कि ये जैसे कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो एक सर्जरी का नाम है बैलून एंजियोग्राफी, बैलून मेथड, बैलून, ठीक है, बलून मेथड। अब इसके अंदर क्या होगा, स्पेलिंग तो देख लेना आप, है ना, बलून मेथड। ये जो कैथेटर है, कैथेटर को अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ, बड़ा बनाता हूँ। तो जैसे ये ट्यूब है और ट्यूब के अंदर ये थ्रोम्बस है, राइट। और ये थ्रोम्बस इस तरह से, सपोज करो इस तरह से थ्रोम्बस ये जम गया है, ओके। अब क्या होता है, जैसे कैथेटर आएगा, कैथेटर इसको पेनेट्रेट करके ये आगे बढ़ जाएगा कैथेटर। फिर कैथेटर के अंदर एक बलून सिस्टम रहता है, ठीक है। हम जैसे कैथेटर के अंदर एयर फिल करेंगे तो ये बलून क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया, बलून फूल गया। अब बलून फूल गया, इसके बाद हम कैथेटर को वापस क्या करेंगे, पीछे बैकवर्ड, पीछे की तरफ पुल करेंगे। तो साथ में ये थ्रोम्बस भी क्या हो जाएगा, बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बलून के द्वारा एम्बोलेक्टोमी किया। ये एक इसका एक टाइप है जो बलून के द्वारा होता है, क्लियर। कभी कभी कैथेटर के द्वारा कुछ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट भी इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं, और ये थ्रोम्बस जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसको वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मेथड है रिमूविंग ऑफ द एम्बोलस, दैट इज कॉल्ड द एम्बोलेक्टोमी। और मैंने जो भी चीज़ें समझाई वो अंडरलाइन करके आपके नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं। और इस तरह की जो सर्जरीज रहती हैं, जो यदि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर कैथेटर हमने इंसर्ट किया है, कैथेटर इंसर्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे बलून वगैरह रहते हैं। तो ये बलून आर्टरी, जो आर्टरी है, इस आर्टरी के ओपनिंग के लिए, वाइडनिंग के लिए, इसको मोटा करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कभी कभी आर्टरी नैरो हो जाती है, हार्ट डिजीज़ वगैरह, लंग्स डिजीज़, उसमें ये यूज़ किया जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन में कैथेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी क्लॉट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि बलून के माध्यम से कर रहे तो बलून एम्बोलेक्टोमी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट मैनेजमेंट है इंफेरियर वीना केवा फिल्टर। अब नेक्स्ट है इंफीरियर वीना केवा फिल्टर। इंफीरियर वीना केवा फिल्टर में क्या है कि सपोज ये इंफीरियर वीना केवा है, राइट, और इंफीरियर वीना केवा के अंदर एक फिल्टर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, फिल्टर इम्प्लांट किया जाता है, और इस फिल्टर के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। अब जैसे ही ब्लड का फ्लो कैसा रहता है, इंफीरियर वीना केवा में ब्लड का फ्लो इस तरह से रहता है और ये हार्ट की तरफ जा रहा है। यदि यहाँ पे क्लॉट वगैरह रहेंगे तो वो क्लॉट वगैरह यहीं पे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ब्लड ब्लड ऊपर चला जाएगा। तो क्लॉट को रोकने के लिए, क्लॉट के लिए एक फिल्टर लगाया जाता है ताकि क्लॉट ज़्यादा ऊपर ना जाए, एम्बुलेंस ऊपर ना जाए और लंग्स के अंदर रुकावट ना करे। तो इस तरह से ये फिल्टर एडमिनिस्टर किया जाता है और इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं इंफीरियर वीना केवा फिल्टर, राइट। इम्प्लीमेंट किया जाएगा फिल्टर का, और इसकी जो भी डिटेल है वो मैंने नोट्स के अंदर अंडरलाइन कर रखा है।
और इस फिल्टर के अंदर एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह एजेंट भी रहते हैं जो कि छने हुए जो भी नीचे बचे हुए क्लॉट को वो डिसॉल्व करने का काम करता है। तो ये दो तरीके मैंने बताए, एम्बोलेक्टोमी और इंफीरियर वीना केवा फिल्टर, ये दोनों सर्जिकल मेथड थे। अब है प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या क्या हैं, राइट। पहले हमने देखा मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड हमने देखा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब प्रिवेंटिव स्टेप्स, प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन जैसे आईसीयू के अंदर फर्स्ट जो एक रहता है ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग, ठीक है, ये आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है। मीन्स ये एक तरह से ऐसे स्टॉक्स रहते हैं, मैं आपको एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये लेग है और ये लेग का ये फिट है और लेग के ऊपर सॉक्स लाइक, ठीक है, सॉक्स लाइक स्टॉकिंग पहनाए जाते हैं जो कि इलास्टिक का बना हुआ रहता है और मोजे जैसा रहता है। ओके, मोजे जैसा रहता है और ये बहुत ही टाइट रहता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ की जो यहाँ पे कंप्रेशन बना रहता है। अब यहाँ पे जो अंदर की जो वीनस वेन्स हैं, ठीक है, ये अंदर की जो वेन्स हैं ये ज़्यादा इन्फ्लेटेड नहीं होंगी और इनके अंदर क्लॉट ऑक्यूमुलेशन नहीं होता है। और स्पेशली ये डीवीटी के जो पेशेंट है उनके अंदर ये स्टॉकिंग दिया जाता है, डीवीटी स्टॉकिंग इसको हम बोलते हैं। ओके, सेकंड जो रहता है, सेकंड है यूज ऑफ न्यूमेटिक कंप्रेशन, यूज ऑफ न्यूमेटिक कंप्रेशन, राइट, यूज ऑफ न्यूमेटिक कंप्रेशन। ओके, इसका मतलब क्या है।